हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास नाइन्थ कावेरी बुक इंग्लिश। उसका ये चैप्टर है क्वालिटी, उसका पार्ट टू। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो इसका पार्ट वन। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछली कहानी यहाँ पे छोड़ी थी कि जो गेस्लर ब्रदर्स हैं उनसे मिलने के लिए जब नैरेटर जाता है तो उसको पता चलता है कि एल्डर ब्रदर जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है। फिर आगे क्या होता है, एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ। यहाँ पे इंडीड वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि पिछली बार जहाँ पे हमने कहानी छोड़ी थी कि जो नैरेटर है वो सोचता है कि वो गेस्लर ब्रदर्स में बड़ा भाई है, लेकिन वो क्या पता लगता है उसको कि एल्डर ब्रदर की तो मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ वो बोलता है एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, कि ये तो छोटा भाई है। एंड हाउ एज्ड एंड वैन। एज्ड का मतलब होता है वेरी ओल्ड, ये भी एडजेक्टिव है, वैन भी एडजेक्टिव है। वैन का मतलब होता है कि जो बीमारी की वजह से बहुत ही पीला पड़ गया हो, बीमार या थका हुआ जो लगता है, उसको बोलते हैं वैन। वो कह रहा है कि बिलीव ही नहीं हो रहा, इतने टाइम के बाद इससे मिल रहा हूँ, कितना एज हो गई है इसकी, कितना बूढ़ा हो गया ये इतने कम टाइम में। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। और कभी भी पहले मैंने सुना नहीं कि उसने कभी अपने भाई का जिक्र किया होगा, भाई के बारे में बताया होगा। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड ओह आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत ही झटका लगा, मैं बहुत ही हैरान हो गया कि एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई है। तो मैंने मर्मर किया। मर्मर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, ताकि मुंह ही मुंह में बोलना, ताकि आगे वाले को इतना क्लियरली ना सुनाई दे। तो धीरे से मैंने बोला ओके आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड गुड फूड। तो यहाँ पे आपको बताया था ये जो थोड़ा सा ये ऐसे वाले वर्ड्स हैं जो वो जर्मन एक्सेंट वाले हैं। तो उसने बोला, गेस्लर ब्रदर ने बोला कि मेरा बड़ा भाई अच्छे बूट्स बनाता था, बट ही इज डेड। And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother। और ये बोल के उसने अपने सिर के ऊपर टच किया, टॉप ऑफ हिज हेड, जहां पे मैंने ये देखा कि अचानक से उसके बाल जो हैं अचानक पतले हो गए हैं, मतलब बहुत सारे बाल उसके झड़ गए हैं। एज इट हैड बीन, जैसे कि थे, जैसा कि केस था उसी के बड़े भाई का जो अब दुनिया में नहीं रहे। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, मतलब ये इंडिकेट कराने के लिए उसने अपने सिर को छुआ। आई सपोज मतलब कि मैं सोचता हूं कि यही जो उसके कॉज रहा होगा, कारण रहा होगा उसकी डेथ का। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, और अब वो पूछता है कि क्या आपको कोई नए जूते सिलवाने हैं। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस। और जो उसके हाथ में चमड़े का एक पीस था उसको दिखाते हुए उसने बोला कि ये बहुत ही सुंदर पीस है, बताइए क्या आपको न्यू शूज बनवाने हैं। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, तो मैंने कुछ पेयर्स का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि मुझे, ये नैरेटर बोल रहा है, मैंने कुछ पेयर्स का ऑर्डर दे दिया क्योंकि उनकी हालत तो बहुत खराब लग रही थी। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बहुत टाइम लग गया। दे यहाँ पे मतलब शूज की बनकर मेरे पास आए। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन हमेशा से ही वो अच्छे थे, मतलब कि जैसे वो हमेशा से अच्छे शूज बनाते थे उससे भी बेहतर ही रहे वो। One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad। जो ये एक्सप्रेशन है सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, इसका मतलब होता है अगर वियर देम आउट मतलब कोई वियर आउट नहीं हो रही है चीज, इसका मतलब वो बहुत ड्यूरेबल है, बहुत टफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक चलने वाली है। तो मैंने जो शूज ऑर्डर कर दिए थे बहुत टाइम तक चलने वाले थे, तो वो तो बहुत ड्यूरेबल थे। और लेकिन सून आफ्टर, उसके बाद मैं तो चला गया अब्रॉड पढ़ाई, मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, अब एक साल लगा, एक साल में फिर मैं वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो पहली शॉप वापस आने के बाद गया वो उन्हीं की थी, गेस्लर ब्रदर्स की।
I had left a man of 60. I came back to one of 75. तो जब मैं गया था, यहाँ ये सारा फिगरेटिव तरीका है बोलने का कि जब मैं गया तब तो 60 साल का था वो. I had left a man of 60. तो लिटरल मीनिंग यहाँ पे तो हमको पता है कि एक ही साल के लिए जो नैरेटर है वो विदेश गए थे. तो यहाँ पे बोला गया कि आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, की जब मैं गया तब तो जो गेस्लर ब्रदर थे वो 60 साल के थे, और जब मैं वापस आया तो वो लग रहे थे जैसे कि उम्र बहुत उनकी जल्दी से बढ़ गई हो, 75 ईयर्स के लग रहे थे. मतलब इतना उन्होंने दुख तकलीफ हार्ड वर्क ये सब किया होगा, स्टारवेशन झेला होगा, स्ट्रेस झेला होगा, कि उनकी उम्र तो इतनी बड़ी लग रही थी. Pinched and warned, who genuinely this time did not at first know me. So यहाँ पे पिंच्ड का मतलब है कि चेहरा बिल्कुल ही उनका पतला हो गया है, ठीक है, थिन हो गया है. और वॉर्न का मतलब हो गया बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं. जेन्युइनली असल में इस बार तो उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना शुरुआत में. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? बस सीधे देखा होगा कस्टमर आया हुआ है तो पूछा कि क्या आपको कोई जूते चाहिए, जूते बनवाने हैं. आई कैन मेक देम क्विकली. इट इज अ स्लैक टाइम. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये स्लैक टाइम. फिर जर्मन एक्सेंट में बोलते हैं कि मैं जल्दी से जूते बना सकता हूँ. तो स्लैक, इसका मीनिंग होता है कि जब एक ऐसा टाइम पीरियड जब बिजनेस बहुत ही स्लो चल रहा हो, डल चल रहा हो, काम ना मिल रहा हो, तो उसको बोलते हैं स्लैक टाइम. तो वो ऑथर को ये नैरेटर को ऐसे बताते हैं कि मैं शूज बना सकता हूँ, और आजकल वैसे ही काम बड़ा धीमा चल रहा है, काम नहीं मिल रहा है. आई आंसर्ड, प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. तो मैं फिर से ऑर्डर प्लेस कर दिया. मैंने बोला हाँ हाँ, शूज मुझे चाहिए, मुझे तो बूट्स चाहिए जो मैं सारे साल पहन सकूं, हर टाइप के बूट्स. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम. तो अब इतना टाइम लगा वो जूते बनने में कि गिवन दोज बूट्स अप, मतलब कि मैंने तो उनकी इच्छा ही छोड़ दी थी कि शायद ही वो बना पाए. लेकिन एक इवनिंग मेरे शूज की डिलीवरी आई. वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन. एक एक करके मैंने उनको पहन के देखा, ट्राई किया. इन शेप एंड फिट, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. तो चाहे जिस चीज की भी बात कर लो, फिटिंग की, फिनिशिंग की, क्वालिटी की, लेदर की, वो हर चीज में बेस्ट थे जितने भी अब तक उन्होंने जूते बनाए होंगे. आई फ्लू डाउन स्टेयर्स. जल्दी से मैं नीचे उतरा. रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड. नीचे उतरा, मैंने उनके नाम एक चेक साइन किया, जो भी जूते की कॉस्ट रही होगी बनवाई की, और मैंने उनके लिए पोस्ट कर दिया, खुद से अपनी हैंडराइटिंग में ही लिखा. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. तो मैंने एक बार, एक वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद, जब मैं उसी गली से गुजर रहा था, लंदन की गलियों से, तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ और उनको एक बार तारीफ करके बताता तो हूँ कि जो उन्होंने न्यू शूज बनाए वो कितनी अच्छी फिटिंग से फिट हो रहे हैं. स्प्लेंडिडली, इसका मीनिंग है एक्सीलेंटली, वंडरफुली या ब्यूटीफुली. बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन. लेकिन जब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां उनकी दुकान हुआ करती थी, तो मैंने देखा वो तो उनकी शॉप का नाम ही नहीं लिखा है वहां पे. हिज नेम वॉज गॉन. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड. तो मैं बहुत ही परेशान हो गया, फिर भी मैं अंदर गया. इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस. तो वहां पे कौन है, चेंज हो गया सब कुछ. शॉप में एक यंग मैन बैठा हुआ है, उसका चेहरा इंग्लिश फेस. तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि गेस्लर ब्रदर्स जो है वो जर्मनी से आए थे, तो वो लोग जर्मन इमिग्रेंट्स थे, और अब यहाँ पे शॉप को टेक ओवर किसी और ने कर लिया है. मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड. तो मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर गेस्लर के अंदर है. नो सर, ही सेड. नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर. कहते हैं कि वो तो नहीं है, लेकिन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हमें बता लो, हम अटेंड करेंगे कोई भी चीज को खुशी के साथ. वी हैव टेकन द शॉप ओवर. अब हमने शॉप की ओनरशिप ले ली है.
यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, लेकिन मैं यहाँ पे नैरेटर मतलब बोलने का मतलब है कि मैं तो मिस्टर गेस्लर को ढूंढ रहा था, मैंने उनके बारे में पूछा। ओह, ही आंसर्ड डेड। तो उन्होंने क्या बताया कि वो भी गुजर गए हैं। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। फिर मैंने उनको बताया कि वो मर चुके हैं, लेकिन पिछले हफ्ते वेंसडे को ही तो मैंने ये जूते रिसीव किए थे। आह, ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। तो अब वो उनके बारे में बता रहे हैं कि जो वो बूढ़े बेचारे ओल्ड गेस्लर ब्रदर्स थे, गेस्लर ब्रदर थे, उन्होंने काफी भूखा रखा अपने आप को। स्टार मतलब खाना भी टाइम पे नहीं खाते थे। स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे टाइम पे खाना न खाना। द डॉक्टर कॉल्ड इट, तो डॉक्टर ने तो ये बताया था कि किसकी वजह से मृत्यु हुई है उनकी, स्लो स्टार्वेशन, मतलब खाना न खाने की वजह से। यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, कि आप देख ही रहे हो कि वो काम कितनी लगन मेहनत से करते थे, सब कुछ ही भूल जाते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, wouldn't have a soul touch his boots except himself। अपनी शॉप को ओपन रखते थे, किसी और को अपने शूज जो भी बना रहे हैं उनको खुद के अलावा, एक्सेप्ट मतलब अलावा, खुद के अलावा किसी को टच भी नहीं करने देते थे। When he got an order, it took him such a time। जैसे नया ऑर्डर मिलता, वो बनाने में क्योंकि अकेले ही थे तो बहुत समय लगता। पीपल वोंट वेट, अब जब इतना टाइम लगता तो लोग तो इंतजार नहीं करेंगे, उनको तो जल्दी से अपने जूतों की डिलीवरी चाहिए। ही लॉस्ट एवरीबडी, तो कस्टमर भी गए, बिजनेस भी गया, सब कुछ खो दिया। एंड देयर ही वुड सिट, गोइंग ऑन एंड ऑन, और बस वो शॉप खोल के बैठे रहते और इंतजार करते रहते। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट। और वो आगे भी बताते हैं, आई विल से, कि मैं ऐसे कहता हूं कि उनके लिए, गेस्लर ब्रदर के लिए, कोई भी व्यक्ति लंदन में उनसे बेहतर जूते नहीं बनाता है, वो लोग का ऐसा मानना था। बट लुक एट द कंपटीशन, ही नेवर एडवर्टाइज्ड। तो आजकल कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने कला की या अपने शॉप की, अपने शूज की एडवर्टीजमेंट नहीं की, उसका प्रचार नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, सबसे अच्छा लेदर भी था उनकी शॉप में। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और खुद करते थे सारा काम। वेल, देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज। सो जो है वो है, मैंने आपके सामने बता दिया। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट, क्या आशा कर सकते हो अगर कोई इंसान ऐसे आइडियाज के साथ काम करता हो। तो यहाँ पे मेन ये है कि वो बताना चाहते हैं मिस्टर गेस्लर की जो डेथ थी स्टारवेशन की वजह से, वो तो फिर होनी थी, प्रिडिक्टेबल थी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका था वो आउटडेटेड था। बट स्टारवेशन, तो मैंने फिर पूछा, लेकिन मतलब भू खाना भी नहीं खाते थे। That may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night। सो फ्लावरी का मतलब है कि हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही यहाँ पे बोल दिया हो, मतलब कि ज्यादा ही मैंने स्टार्वेशन वर्ड का यूज तो कर लिया, हो सकता है मैंने इसको बढ़ा के बोल दिया हो, एज द सेइंग इज। बट आई नो माई सेल्फ, लेकिन मुझे तो खुद पता है, ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स, अपने शूज को लेकर ही बैठे रहते थे डे इन नाइट, रात दिन, टू द वेरी लास्ट, यू सी, लास्ट तक। आई यूज टू वॉच हिम, मैं तो उनको देखा ही करता था, ऑब्जर्व करता था। नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, कभी भी उनके पास टाइम ही नहीं निकालते थे खाना खाने के लिए, अपने क्राफ्ट में लगे रहते थे, काम में लगे रहते थे, और घर में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब कुछ रेंट चुकाने में और लेदर खरीदने में उनके पैसे यूज हो जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, आई डोंट नो, इतना भी कैसे जी गए, ये तो मुझे भी नहीं पता। मतलब ऐसी हालत में इतनी लाइफ भी उन्होंने जी ली, पता नहीं कैसे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, लगातार,
अब यहाँ है लेट हिज फायर गो आउट, इसका मतलब है कि पैसे बचाने के लिए या कम पैसे थे उसके चक्कर में उनकी वजह से वो घर में जो फायर प्लेस थी वो भी बंद रखते थे। अब देखिए लंदन की ठंड में कमरे को गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जलानी पड़ती है, लेकिन मिस्टर गेस्लर इतने गरीब हो चुके थे कि उनके पास तो कोयला खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए ठंड में बिना आग के वो बैठते थे और अपना काम करते थे। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। सो ही वॉज अ कैरेक्टर, मतलब कि अलग ही स्वभाव के थे। ये जो बोल रहा है वो इंग्लिश पर्सन, वो सेल्समैन, वो मिस्टर गेस्लर के लिए बोल रहा है कि पुराने ख्याल रख के सन की थे, थोड़े अड़ियल इंसान थे और आज के ज़माने के हिसाब से नहीं चलते थे, न एडवर्टाइज करते थे अपनी शॉप को, बूट्स को, और हफ्तों इंतज़ार करवाते थे अपने कस्टमर्स को। तो उनका काम करने का तरीका तो बिल्कुल ही अजीब था। ही वॉज अ कैरेक्टर, लेकिन जूते वो बहुत अच्छे बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और मैंने भी, नैरेटर बोलते हैं कि हाँ मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ जूते तो सचमुच में बहुत अच्छे बनाते थे। तो ये हमारी स्टोरी का पार्ट 2 भी खत्म हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी इमोशनल स्टोरी है मिस्टर गेस्लर की कहानी, जो हमको सिखाती है कि मॉडर्न बिजनेस के दौर में जो सच्चे आर्टिस्ट होते हैं तो क्वालिटी की कदर उनकी खत्म हो रही होती जा रही है। तो फ्रेंड्स यही थी मिस्टर गेस्लर की स्टोरी, और जो हमें सिखाती है कि मॉडर्न बिजनेस के दौर में क्या है, जो सच्चे आर्टिस्ट हैं, क्वालिटी की कदर करते हैं, वो खत्म होती जा रही है। मिस्टर गेस्लर भी ऐसे ही एक कलाकार थे जिन्होंने मुश्किल हालातों में भी अपनी आर्ट, जो बूट मेकिंग आर्ट है, उससे कभी समझौता नहीं किया। तो ये कहानी, तो ये वाली स्टोरी यही साबित करती है कि बड़ी कंपनीज एडवर्टीजमेंट तो खरीद सकती है, ठीक है, एड्स खरीद सकती है, लेकिन किसी कलाकार का सोल और उसका डेडिकेशन नहीं खरीद सकती। सो अगर आपको ये स्टोरी क्वालिटी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स लिखकर भी ज़रूर बताइए कैसी लगी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।